हमारी आज की बुक है माइंडसेट, जिसे कैरल ड्वेक ने लिखा है। ये एक व्यू ऑफर करती है माइंडसेट को समझने के लिए कि कैसे हम अपने माइंडसेट को बदलकर वो अचीव कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। इस बुक में बताया गया है कि कैसे अपने माइंड को लर्निंग के लिए ओपन रखकर हम सीख सकते हैं और अपनी लाइफ में इन लेसन्स को अप्लाई करके जो चाहें वो अचीव कर सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे बढ़ने से पहले इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को इमीडिएटली लाइक भी कर दें। इस बुक की ऑथर हैं कैरल ड्वेक। उनका बर्थ 17 अक्टूबर 1946 में हुआ था। वो एक रिसर्चर और साइकोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कई ऑर्गेनाइजेशंस के साथ काम किया है। उनके रिसर्चेस को न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट एंड द बॉस्टन ग्लोब में भी अप्रिशिएट किया गया है। उन्होंने माइंडसेट पर बहुत सारी बुक्स लिखी हैं। इस बुक में आप सीखोगे कि किस तरह से हमारे बिलीफ हमारी लाइफ को शेप कर देते हैं। आप देखोगे कि महान लोग, चाहे वो स्पोर्ट्स में हो, बिजनेस में या किसी और फील्ड में हो, वो रातों रात सक्सेसफुल नहीं हो गए। हो सकता है कि इनमें से कुछ लोग टैलेंटेड हो, बट सारे के सारे टैलेंटेड नहीं थे। उनका भी किसी वक्त फिक्स्ड माइंडसेट था। ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करके उन्होंने ग्रेटनेस को अचीव किया। आप समझोगे कि क्या चीज एक पर्सन को दूसरे से अलग करती है। आप देखोगे कि कैसे माइंडसेट्स हमारी पूरी लाइफ की डायरेक्शन तय करते हैं, फिर चाहे ये नेगेटिव हो या पॉजिटिव। आप ये भी जानोगे कि कैसे एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप किया जा सकता है। ये बुक बहुत सारे रिसर्च पर बेस्ड है। ऑथर ये भी बताते हैं कि किस तरह हम अपने माइंडसेट को पहचान कर उसको चेंज कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन। चैप्टर 1, माइंडसेट। जब ऑथर एक यंग रिसर्चर थे तब वो लोगों के फेलियर पर रिसर्च करते थे कि कैसे लोग फेलियर को हैंडल करते हैं, उनसे डील करते हैं। उन्होंने एक स्कूल के स्टूडेंट्स को कुछ पजल्स दिए सॉल्व करने को। स्टार्टिंग वाली पजल्स काफी इजी थी, बट अगले वाली थोड़ी हार्ड थी। अब जब स्टूडेंट्स थोड़ा परेशान हुए, ऑथर ने उनको नोटिस करना शुरू किया। ऑथर स्टूडेंट्स के बीच में डिफरेंस को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट उन्होंने जो देखा उससे वो शॉक्ड रह गए। हार्ड पजल्स का सामना करने के बाद एक स्टूडेंट खड़ा हुआ और बोला, मुझे ये चैलेंज में मजा आ रहा है। अगला स्टूडेंट भी खड़ा हुआ और उसने भी ऐसा ही कहा। ऑथर शॉक्ड रह गए क्योंकि उन्होंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। हर एक का कोई रोल मॉडल होता है और अब ये बच्चे ऑथर के रोल मॉडल बन गए थे। अब ऑथर ये समझना चाहते थे कि किस किस माइंडसेट की वजह से बच्चों ने इस फेलियर को एज अ गिफ्ट लिया। बच्चे इस फेलियर से डिस्करेज नहीं हुए। उन्होंने ये सीखा कि वो कुछ सीख रहे हैं। लोगों में इतना अंतर कैसे होता है? जब से ह्यूमैनिटी की शुरुआत हुई है तब से लोग अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अलग अलग तरीके से एक्ट करते हैं। सवाल ये है कि क्यों कुछ लोग ज्यादा स्मार्ट होते हैं और बाकी कम? और क्या कुछ ऐसा है जिसने उनको परमानेंटली स्मार्ट बना दिया हो? कुछ एक्सपर्ट्स ने कहा कि ये फिजिकल स्ट्रक्चर की वजह से होता है, लाइक साइज एंड शेप ऑफ स्कल, जीन्स एटसेट्रा। कुछ ने कहा कि जैसा आपका एनवायरनमेंट होता है आप वैसे बन जाते हैं। सेम टाइम कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि आपकी कैपेबिलिटी उससे कहीं ज्यादा होती है जितना कि आप सोचते हैं। आपका एनवायरनमेंट जो भी हो, एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग से आप काफी आगे जा सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं। द 2 माइंडसेट। ऑथर कहते हैं कि उनके 30 साल की रिसर्च से उन्हें यह पता चला है कि आपका दुनिया को देखने का पॉइंट ऑफ व्यू आपकी लाइफ को डिटरमाइन करता है। बट ये कैसे होता है? कैसे एक सिंपल बिलीफ आपकी पूरी लाइफ को अफेक्ट करता है? आइए जानते हैं। आपका एक माइंडसेट हो सकता है जिसे हम फिक्स्ड माइंडसेट कहेंगे। ये माइंडसेट खुद को प्रूव करने की एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। ये समझता है कि आपके पास फिक्स्ड अमाउंट होता है इंटेलिजेंस का, पर्सनैलिटी का, और आपको सक्सेसफुल होने के लिए इन चीजों का ज्यादा होना जरूरी है। हम में से कई लोगों को बचपन से ही ये सिखाया गया है कि कैसे हमारे फ्रेंड्स हमसे ज्यादा टैलेंटेड हैं, कैसे किसी का आईक्यू लेवल हमसे ज्यादा है। सब यही कहते हुए पाए जाते थे कि स्मार्ट बनो, डम मत बनो। किसी ने एंजॉय और लर्निंग पर फोकस नहीं किया। हम हमेशा से ही ये चाहते रहे हैं कि हम खुद को करियर में और रिलेशनशिप में प्रूव कर सकें। हर सिचुएशन में हमको हमारे इंटेलिजेंस, पर्सनैलिटी, कैरेक्टर के हाई होने को कंफर्म करना पड़ता है। हमारे लिए सिर्फ 2 ही सिचुएशन रहती हैं, या तो सक्सेस या फेलियर। या तो हम स्मार्ट दिखेंगे या फिर डम, या तो हम एक्सेप्ट होंगे या फिर रिजेक्टेड, या तो हम जीतेंगे या फिर हम हारेंगे। दूसरा जो माइंडसेट है वो है ग्रोथ माइंडसेट। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, बस आपको थोड़ा हार्ड ट्राई करने की देर है, जोर लगाने की देर है। इस माइंडसेट के अकॉर्डिंग आप एफर्ट्स, स्ट्रैटेजीज और दूसरों की मदद से बहुत कुछ अचीव कर सकते हो। हो सकता है कि कुछ लोग स्टार्ट में कम टैलेंटेड हो या कमजोर हो, बट हर कोई बदल सकता है और ग्रो कर सकता है अपने एक्सपीरियंस से सीखकर। जैसा कि आप देख सकते हैं कि सीखने के पैशन से कोई भी क्वालिटी डेवलप की जा सकती है। लोगों को क्यों ये साबित करने में एनर्जी वेस्ट की जाए कि आप कितने महान हैं जब आप बेहतर बन सकते हैं? तो क्यों अपनी कमियां छुपाई जाएं जब आप उनको ओवरकम कर सकते हैं? क्यों ऐसे लोगों के साथ रहा जाए जो आपकी सेल्फ एस्टीम को हर्ट करते हैं, बजाय उनके जो आपको ग्रो करने के लिए इंस्पायर करते हो?
क्यों किसी के प्रूव किए हुए रास्ते पर चला जाए जब आप खुद नए रास्ते तलाश कर सकते हो। जब सब कुछ आपके फेवर में नहीं जा रहा हो तब भी अपने रास्ते पर चलने का जुनून एक ग्रोथ माइंडसेट का हॉलमार्क है। यही माइंडसेट है जो लोगों को मोस्ट चैलेंजिंग कंडीशन में भी अपने गोल को अचीव करने के लिए इंस्पायर करता है। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट। जब ऑथर छोटी थी तब वो अपने फ्यूचर पार्टनर के बारे में सोचा करती थी। टॉल, हैंडसम, वेरी सक्सेसफुल। वो अपने करियर के बारे में भी सोचती थी कि एक ग्लैमरस करियर बट ज्यादा हार्ड नहीं और ना ही रिस्की हो। जब ऑथर बड़ी हुई तो उन्होंने देखा कि उनका बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा इंसान है जैसा कि उन्होंने सोचा था, बट अभी भी उसमें कुछ कमियां थी। उसकी जॉब में भी कांस्टेंट चैलेंजेस आते रहते थे। फिर भी ऑथर सेटिस्फाइड थी। क्यों? क्योंकि ऑथर ने अपना माइंडसेट चेंज कर लिया और ये सब उन्हें उनके काम करते वक्त सीखने को मिला। उन्होंने देखा कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी प्रूव करना चाहते थे जबकि कुछ स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी इंप्रूव करना चाहते थे। एक फिक्स्ड एबिलिटी को प्रूव करने की जरूरत होती है जबकि चेंजेबल एबिलिटी सीख कर डेवलप की जा सकती है। यहां से ऑथर को रियलाइज हुआ कि उनके पास कौन सा माइंडसेट था। उन्होंने ये रियलाइज किया कि जब आप अपना माइंडसेट चेंज करते हो तब आप एक नई दुनिया खोज लेते हो। इस वर्ल्ड में फेलियर का मतलब होता है कोई सेटबैक, कोई बुरी ग्रेड, कोई रिजेक्शन, और इन सब चीजों का मतलब होता है कि आप लायक नहीं हो। क्या सक्सेस सीखने का नाम है या ये प्रूव करने का कि हम स्मार्ट हैं? जब हम छोटे बच्चे थे तब हमने हमारी लाइफ के सबसे मुश्किल काम सीखे थे, जैसे अपने पैरों पर चलना और बोलना। बच्चे गलतियों की परवाह नहीं करते, वो चलते हैं, गिरते हैं, फिर खड़े होते हैं, फिर कोशिश करते हैं। क्या चीज इस लर्निंग को रोक देती है? जैसे ही बच्चे बड़े होकर चीजों को समझने लगते हैं वो नई चीजों को ट्राई करने में डरने लगते हैं और यही डर हमारा माइंडसेट बनता है। आपकी प्रायोरिटीज क्या हैं? अगर आपको चूज करना पड़े, आप क्या चूज करोगे? सक्सेस या चैलेंजेस, या फिर किस टाइप के रिलेशंस आप चाहते हैं? ऑथर ने कुछ लोगों पर एक्सपेरिमेंट किया। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें कंफर्ट फील कराए, उनको परफेक्ट फील कराए, ऐसा पार्टनर जो उन्हें पूजे। जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों ने कहा रिलेशनशिप जो उन्हें बेहतर बनाने में उनकी हेल्प करे, उन्हें चैलेंज करे एक बेहतर इंसान बनने के लिए, नई चीजें सीखने के लिए उनको एनकरेज करे। माइंडसेट हमारे एफर्ट का मीनिंग चेंज कर देता है। जब हम बच्चे थे तब हम सब ने एक स्टोरी सुनी थी, एक खरगोश और एक कछुए की कहानी, जिसमें खरगोश हार जाता है और कछुआ काफी स्लो होने के बाद भी जीत जाता है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली और स्टेडीली चलता रहता है। अब आप ये सोचिए, क्या हम में से कोई भी कछुआ बनना चाहता है? नहीं, हम सब खरगोश बनना चाहते हैं जो कि थोड़ा क्लेवर हो, थोड़ी छोटी नींद ले, थोड़ा स्ट्रैटेजिकली काम करे, क्योंकि सबको पता है जीतने के लिए आपको आगे आकर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो लेनी ही पड़ेगी, इंप्रूवमेंट तो करना ही होगा। इस टाइप की स्टोरीज के साथ प्रॉब्लम ये है कि ये स्टोरीज ईदर और सिचुएशन को रिजेंबल करती हैं। या तो आप टैलेंटेड हैं या फिर आपको ज्यादा एफर्ट लगाना होगा। ये हमें फिक्स्ड माइंडसेट की ओर ले जाता है, जैसे एफर्ट सिर्फ उन लोगों के लिए हैं जो कमजोर हैं या कम टैलेंटेड हैं। लोग हमेशा आपसे कहते रहते हैं अगर आपको किसी चीज के लिए मेहनत करनी पड़ रही है इसका मतलब ये है कि आप में वो एबिलिटी ही नहीं है, या फिर उन लोगों के पास सब कुछ आसानी से आ जाता है जो जीनियस होते हैं। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि जीनियस लोगों को भी कुछ अचीव करने के लिए मेहनत की जरूरत पड़ती है। और बात जब एफर्ट्स की आती है, एफर्ट्स टेरिफाइंग होते हैं दो वजह से। एक तो फिक्स माइंडसेट के लिए जीनियस लोगों को एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होती, अगर जरूरत हुई तो उससे ये प्रूव हो जाएगा कि वो जीनियस नहीं है। दूसरा ये कि ये आपसे सभी एक्सक्यूजेस छीन लेता है। अगर आप हार्ड ट्राई नहीं करते तो आपके पास लोगों को कहने के लिए ये होता है कि आपने एफर्ट नहीं लगाए, अदरवाइज ये काम तो मैं कर ही लेता। बट क्योंकि आपने अब एफर्ट लगा दिया है तो देने के लिए कोई एक्सक्यूज भी नहीं बचा आपके पास। फिक्स माइंडसेट के लोगों ने कई बुक्स पढ़ी होंगी जो कहती हैं सक्सेसफुल होने का मतलब है खुद का बेस्ट वर्जन बनना, या एफर्ट ही सक्सेस का रास्ता है। बट वो लोग इन बातों को अपनी लाइफ में नहीं लगा पाते क्योंकि उनके बिलीव्स फिक्स्ड हैं, जो उनसे कहते रहते हैं सक्सेस का मतलब होता है टैलेंटेड होना। क्वेश्चंस एंड आंसर्स। क्वेश्चन, अगर आप एक बार अपने काम से अपनी एबिलिटी प्रूव कर चुके हो तो क्या आपको इसको लगातार साबित करते रहने की जरूरत है? फॉर एग्जाम्पल, एक प्रिंस ने एक ड्रैगन को मारकर अपनी ब्रेवरी प्रूव करके अपनी ड्रीम गर्ल से शादी कर ली, तो क्या उसको अब भी प्रैक्टिस करते रहने की जरूरत है क्योंकि उसको वो मिल चुका है जो उसको चाहिए था? तो आंसर ये है यस, क्योंकि हर दिन नए बड़े ड्रैगन आते रहेंगे और जैसे जैसे सिचुएशन हार्ड होती है, और ऐसा जरूरी नहीं है कि कल की एबिलिटी आज काम आ जाए, सो इम्प्रूवमेंट तो करना ही होगा। क्वेश्चन, क्या माइंडसेट परमानेंट होते हैं या फिर आप उन्हें चेंज भी कर सकते हैं?
दोनों माइंडसेट की थ्योरी पढ़कर आप ये तो समझ गए होंगे कि इनको चेंज किया जा सकता है, आप अपनी सोच को बदल सकते हैं। ये भी जानना जरूरी है कि लोग हमेशा एक ही माइंडसेट में नहीं रहते। ऑथर ने अपने एक्सपेरिमेंट्स में ये देखा है कि कुछ भी सीखा जा सकता है अगर थोड़ा हार्ड ट्राई किया जाए, और ये आपको ग्रोथ माइंडसेट में ले जा सकता है। क्वेश्चन, क्या मैं फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट दोनों माइंडसेट वाला इंसान हो सकता हूं? क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसा ही है। लोगों के अलग अलग एरियाज में अलग अलग माइंडसेट हो सकते हैं। जैसे किसी की आर्टिस्टिक स्किल्स फिक्स हो सकती हैं, बट उसका इंटेलिजेंस डेवलप किया जा सकता है। रिसर्चेस में ये पता चला है कि जिस पर्टिकुलर एरिया में आपका माइंडसेट जैसा होगा, वो आपको उसी डायरेक्शन में ले जाएगा। क्वेश्चन, क्या हम कह सकते हैं कि लोग फेल होते हैं अपने एफर्ट्स को लेकर बिलीफ के कारण? नहीं, ये सच है कि एफर्ट जरूरी है, कोई भी इसके बिना सफल नहीं हो सकता। बट यही सिर्फ अकेली क्वालिटी नहीं है। लोगों के पास अलग रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर किसी आदमी के पास बहुत पैसा है और उसके पास पेरेंट्स का सेफ्टी नेट है तो थोड़े ज्यादा रिस्क ले सकता है, लेकिन एक पॉइंट पे तो उसको भी एफर्ट्स लगाने ही होंगे। चैप्टर 3, द ट्रुथ अबाउट एबिलिटी एंड अकम्प्लिशमेंट। थॉमस एडिसन को इमेजिन कीजिए, उनकी लैब में एक्सपेरिमेंट करते हुए। क्या आप उनको अकेला देखते हैं? लोगों से जब ये पूछा गया तो उन्होंने इमेजिन किया कि थॉमस एडिसन कोई ऐसा आदमी रहा होगा जो वर्कशॉप में अपनी अकेला इक्विपमेंट से घिरा हुआ, एक साइड में फोटोग्राफ, व्हाइट कोट पहने हुए कोई आदमी होगा। जबकि सच ये है कि एडिसन कोई अकेला आदमी नहीं था। उनकी इन्वेंशन में उसके पास कई असिस्टेंट थे, वेल ट्रेन्ड साइंटिस्ट थे, और भी बहुत लोग थे। बाकी लोगों से एडिसन को अलग करने वाली एक चीज थी, उनकी क्यूरियोसिटी और उनका माइंडसेट। बहुत सारी मिथ्स हैं कि ब्रिलियंट लोग अकेले रहते हैं, जबकि चार्ल्स डार्विन के पास उनकी पूरी एक टीम थी। मोजार्ट ने लगभग 10 साल तक मेहनत की, तब जाकर वो ऐसा कुछ बना सके जिसपे वो प्राउड फील कर सके। इनकी इसी मेहनत का नतीजा है कि वो आज ऑल टाइम ग्रेट्स में आते हैं। अगर वो अपनी एबिलिटी के भरोसे रह जाते तो आज वो वहां नहीं होते जहां वो आज हैं। माइंडसेट एंड स्कूल अचीवमेंट। ऑथर ने कुछ स्टूडेंट्स को फॉलो किया जब वो अपनी जूनियर हाई स्कूल में जा रहे थे, ये देखने के लिए कि क्या वो मानते हैं कि उनका इंटेलिजेंस फिक्स है या ये कुछ ऐसा है जिसे डेवलप किया जा सकता है। जूनियर हाई स्कूल का पीरियड यूजुअली हार्ड होता है, काम कुछ ज्यादा हार्ड हो जाता है। वहां ग्रेडिंग पॉलिसीज टफ हो जाती हैं, टीचर्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, मार्क्स सफर करते हैं, बट सबके नहीं। स्टूडेंट्स जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते थे, उन्होंने अपने मार्क्स में गिरावट देखी। धीरे ही सही, पर उनकी कंडीशंस बुरी होती चली गई। उन्होंने अपनी एबिलिटी को ब्लेम किया, मैं स्टूपिड हूँ, मैं मैथ्स में काफी बुरा हूँ। बहुत से स्टूडेंट्स ने टीचर्स और एनवायरनमेंट को ब्लेम किया। फेल होने के डर से ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स ने अपने रिसोर्सेज को यूज करके लर्निंग करना कंटिन्यू रखा। वो लोग भी घबराए, पर वो डिटरमिन्ड थे, वो सब करने के लिए जो करने की जरूरत थी। स्टूडेंट जो फिक्स्ड माइंडसेट रखते थे, उन्होंने इस हार्ड टाइम को एज अ थ्रेट लिया। उनको लगा कि ये हार्ड टाइम सबके सामने उनके फ्लॉज को रिवील कर देगा और उनको एक लूजर साबित कर देगा। उन्होंने अपने ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने रिसोर्सेज को ब्लेम किया। उन्होंने कहा कि उनका गोल था सबसे स्मार्ट दिखना, ऐसा दिखना कि सबसे कम एफर्ट लगाकर काफी कुछ अचीव करने की एबिलिटी है उनमें। वो अक्सर ये स्टेटमेंट यूज करते थे, मेरे स्कूल में मेरा मेन गोल सब कुछ इजीली करना था, इसलिए मैंने ज्यादा मेहनत करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स के लिए इस बात का कोई मतलब नहीं था कि वो कोशिश करना छोड़ दे। उनके लिए ये वक्त कुछ सीखने की अपॉर्चुनिटी था। ये वक्त था कुछ नए सब्जेक्ट्स को सीखने का। एक वक्त था ये देखने का कि उन्हें क्या पसंद है और वो फ्यूचर में क्या बन सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि हर कोई एक जैसा नहीं है, बट हम सही माइंडसेट रखकर वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। क्या आर्टिस्टिक एबिलिटी एक गिफ्ट है? ये एक आम मान्यता है कि इंटेलिजेंस बाय बर्थ होता है, ना कि डेवलप किया जा सकता है। बात अगर आर्टिस्टिक एबिलिटी की होती है, उसके बारे में भी यही कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग नेचुरली या तो अच्छी ड्राइंग बना लेते हैं या फिर वो नहीं बना पाते। इवन ऑथर भी इस बात को मानती थी। फिर वो एक बूढ़े आदमी से मिली जिसका नाम एडवर्ड था। वो एक ड्राइंग क्लासेस चलाता था। वो अपने क्लाइंट से उल्लू की आर्ट बनवाता था। उन्होंने ऑथर को भी यही करने को बोला। ऑथर ने कुछ ड्राइंग बनाई, फिर एडवर्ड्स ने कुछ लोगों की पहले की और बाद की ड्राइंग दिखाई। ऑथर सरप्राइज हो गई उनको देखकर कि बाद वाली ड्राइंग काफी अच्छी बनी थी। उन्होंने इसके पीछे का राज एडवर्ड से पूछा। एडवर्ड ने कहा, देखने का तरीका। ड्राइंग स्किल्स में इनमें ज्यादा चेंज नहीं आया था। चेंज आया था सही से देखने की वजह से। ड्राइंग के एजेस, स्पेसेस, लाइट, शेडो। ड्राइंग सीखने के लिए हर एक कंपोनेंट को डीपली सीखना होता है और फिर उन्हें एक प्रोसेस में डालना होता है जिससे इसे सीखा जा सके। कंक्लूजन ये है कि कुछ लोग किसी चीज को बिना किसी ट्रेनिंग या बहुत कम ट्रेनिंग के साथ कर सकते हैं, बट कोई और भी इस काम को और भी अच्छे तरीके से कर सकता है अगर वो ट्रेनिंग करता रहे तो। प्रेज एंड पॉजिटिव लेबल्स का खतरा।
प्रेज कैसे आपकी परफॉर्मेंस को एनहांस या हैम्पर कर सकती है। इसके लिए ऑथर ने कुछ स्टूडेंट्स पर एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने हर स्टूडेंट्स को 10 सवालों के सेट दिए सॉल्व करने को। उन्होंने जब अच्छा परफॉर्म किया तो ऑथर ने उन्हें प्रेज किया। ऑथर ने ग्रुप को प्रेज किया, आप सबने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, आप सभी टैलेंटेड हैं। फिर उन्होंने दूसरे ग्रुप से कहा, आपने भी बहुत अच्छा किया, आपने बहुत मेहनत की। दोनों ग्रुप टेस्ट से पहले सेम थे, बट बाद में वो अलग हो गए। जिनको तारीफ मिली टैलेंट के लिए, उनमें एक फिक्स्ड माइंडसेट डेवलप हुआ और उनमें ये साइन भी दिखाई दिए। जब ऑथर ने उनको एक नया टास्क दिया तो उन्होंने अपने फ्लॉज रिवील होने के डर से मना कर दिया। जब ऑथर ने यही टास्क ग्रोथ माइंडसेट वाले ग्रुप को दिया, उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया। कुछ दिनों बाद ऑथर ने इन सभी को कुछ क्वेश्चन दिए सॉल्व करने को। टैलेंटेड स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए और वो ये सोचने लगे कि वो अब स्मार्ट नहीं रहे। और ग्रोथ माइंडसेट वाले स्टूडेंट्स के लिए डिफिकल्ट का मतलब होता है ज्यादा एफर्ट लगाओ। उन्होंने इसको एज अ फेलियर नहीं देखा। किसी को प्रेज करने से पहले आप ये जरूर सोचें कि कंस्ट्रक्टिव वे में ही प्रेज किया जाए, ना ही डिस्ट्रक्टिव वे में। नेगेटिव लेबल्स और ये कैसे काम करते हैं। बचपन में ऑथर मैथमेटिक्स में अच्छी थी। हाई स्कूल में उन्होंने 99% स्कोर किया। तब उनके टीचर मिस्टर हेलमैन ने कहा कि लड़कियां मैथ में लड़कों के कंपेयर में अच्छी नहीं होती, और तब से ऑथर के ग्रेड कम होना शुरू हो गए। ना सिर्फ ऑथर बट कुछ और गर्ल्स स्टूडेंट्स के मार्क्स भी कम हुए। तो आपने देखा कैसे एक सिंपल लेबलिंग की लड़कियां मैथ्स में इतनी अच्छी नहीं होती, कैसे इस वजह से लड़कियों की ग्रेड्स कम हुई। और इस बात को साइकोलॉजिस्ट ने भी प्रूव किया है कि नेगेटिव लेबल से अचीवमेंट हार्म होता है। जब स्टीरियोटाइप्स बीच में आता है, वो लोगों को अपने रास्ते से भटका देता है। ये सबके साथ नहीं होता, ये उन लोगों के साथ होता है जिनका फिक्स माइंडसेट होता है। और जब कोई ऐसा बोलता है अपने बारे में, तो अपनी एबिलिटी पर हम खुद सवाल उठाने लगते हैं। जब हमें पॉजिटिव लेबल किया जाता है तो हम इसे खोने से डरते हैं, और जब नेगेटिव लेबल किया जाता है तो आप डर जाते हैं कि कहीं यही तो सच नहीं है। दूसरी तरफ ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि कोई भी कमी परमानेंट नहीं होती, आप इन्हें ओवरकम कर सकते हैं। कंक्लूजन ये है कि नेगेटिव लेबल से डरे नहीं, ग्रोथ माइंडसेट अपनाएं और कंस्ट्रक्टिव वे में इसे लें। चैप्टर 4 स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। स्पोर्ट्स में हर कोई ये मानता है कि टैलेंट गिफ्टेड होता है, इवन एक्सपर्ट्स और कोचेस भी। वो ये मानते हैं कि एथलीट जैसी फिजिक होना, एथलीट के जैसे मूव करना, ये सब नेचुरल होता है। यहाँ एक स्टोरी है बेसबॉल प्लेयर बिली बीन की। वो एक एक्सेप्शनल प्लेयर थे। सब लोग उसे एक नेचुरल टैलेंटेड और फ्यूचर स्टार की तरह देखते थे, बट जैसे ही वो मेजर टूर्नामेंट में गया, उसकी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होने लगी। क्या बिली ने अपनी प्रॉब्लम्स को एक कंस्ट्रक्टिव वे में देखा और कोई सॉल्यूशन निकाला? नहीं, ऑफ कोर्स नहीं, क्योंकि ये एक फिक्स माइंडसेट की स्टोरी है। वो ये सोचा करता था कि नेचुरल टैलेंट को कोई भी एफर्ट की जरूरत नहीं है, एफर्ट दूसरों के लिए है। बिली अपने ही टैलेंट्स के जाल में फंस गया था। बिली द प्लेयर कभी भी इस माइंडसेट से नहीं निकल पाया और अपना करियर बर्बाद कर लिया। वहीं पर एक दूसरा प्लेयर था जो बिली के पैरेलल टीम में खेला करता था, लेनी। वो एक ऐसा खिलाड़ी था जिसको कभी किसी ने नेचुरली गिफ्टेड नहीं माना। बिली ने उसको बाद में डिस्क्राइब किया, वो फेलियर का मतलब नहीं जानता था और मैं उसका बिल्कुल अपोजिट था। बिली ने कहा, मैंने ये समझना शुरू किया कि एक बेसबॉल प्लेयर को कैसा होना चाहिए और ऐसा लेनी था, मैं नहीं। एज अ कोच बिली ने रियलाइज किया कि उसका माइंडसेट उसको पीछे ले जा रहा था। उसने ये लर्निंग्स अपनी टीम पर लगाई। वो 2002 में ऑकलैंड एथलेटिक्स का जनरल मैनेजर था। उसकी टीम ने एक सीजन में 103 मैचेस में जीत दर्ज की। उन्होंने टैलेंट नहीं खरीदे थे, उन्होंने माइंडसेट पर काम किया। नेचुरल होने का आइडिया। किसी के शरीर की बनावट दिमाग के बनावट जैसी नहीं होती, क्योंकि ये विजिबली देखी जा सकती है। साइज, शेप, बिल्ड सब विजिबल होते हैं, पर क्या ये सच में इतने मैटर करते हैं? लेट्स सी। मैक्सी बर्गस हाइट 5'3", NBA में बास्केटबॉल खेला। डॉग फ्लेट कम हाइट का क्वार्टरबैक न्यू इंग्लैंड पेट्रॉइट्स के लिए खेला। पेटेग्रे जिसका एक हाथ नहीं था, वो मेजर लीग बेसबॉल खेला। ग्लेन कनिंगम एक पांव जला हुआ और डैमेज होने के बाद भी एक महान रनर बना। और ऐसे कई एग्जाम्पल हैं जो ये प्रूव करते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस का परफॉर्मेंस से कोई लेना देना नहीं है। अगर आप कमिटेड हैं और एक ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, तब आप किसी भी हर्डल को ओवरकम कर सकते हैं। माइकल जॉर्डन वो एक नेचुरल एथलीट नहीं थे, बट वो हार्डेस्ट वर्किंग एथलीट थे, शायद स्पोर्ट्स की हिस्ट्री के सबसे हार्डेस्ट वर्किंग। सक्सेस एंड फेलियर्स होता क्या है? ग्रोथ माइंडसेट वालों के लिए सक्सेस का मतलब होता है अपना बेस्ट देना, सीखना, सुधार करना, और यही हम चैंपियंस में देखते हैं। जैकी जेनर कहते हैं, एथलेटिक्स का असली मजा हमेशा जीतने में नहीं होता, उनके लिए प्रोसेस का हर पल मजेदार होता है। वो हार को हार की तरह नहीं लेते, वो इसको इम्प्रूवमेंट की एक अपॉर्चुनिटी की तरह लेते हैं। जब वो हारते हैं, वो देखते हैं कि कहाँ गलती हुई है और सुधार करते हैं और पहले से ज्यादा काम करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग सेटबैक को मोटिवेशन की तरह लेते हैं, एज अ वेकअप कॉल लेते हैं।
कंक्लूजन ये है कि जैसा हम देख सकते हैं कि लगातार होने वाले सुधार मैटर करते हैं, सक्सेस तो मिल ही जाती है। हमको अपने फेलियर से सीखने की जरूरत है और इन लेसन्स को अपनी लाइफ में लगाने की जरूरत है। टेकिंग चार्ज ऑफ सक्सेस, सक्सेस का चार्ज लीजिए। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी सक्सेस के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और इसको मेंटेन करते हैं। माइकल जॉर्डन के स्किल्स उसकी एज के साथ कम नहीं हुए। बेशक उसने अपना कुछ स्टेमिना लूज किया, बट उन्होंने और भी ज्यादा मेहनत की और इसको मैनेज किया। मैकनॉय इंग्लिश टेनिस प्लेयर किसी वक्त में गेम को डोमिनेट किया करता था। जब वो फेल हुआ, उसने ये नोटिस किया कि वो क्या गलत कर रहा था। उन्होंने दूसरों को ब्लेम करना शुरू कर दिया। ऐसा करके उसने खुद का कुछ भी भला नहीं किया। उसको लगा कि कोई और आकर उसकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। वो सिस्टम पर नाराज हुआ। बट ये आपकी जिंदगी है, आपको इसकी जिम्मेदारी लेनी ही होगी। कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में सोचा है? नहीं, क्योंकि आप फिक्स माइंडसेट में फंसे हो। आप खुद को एक फिनिश प्रोडक्ट की तरह देखते हो। आप चेंजेस होते हुए नहीं देखना चाहते, क्योंकि आप खुद चेंज होने से डरते हो। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट एंड लीडरशिप, एनरॉन एंड द टैलेंटेड माइंडसेट। 2001 में एक कंपनी एनरॉन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने के लिए जानी जाती थी। फाइनेंशियली सफर करने लगी। हर कोई उम्मीद कर रहा था कि कंपनी की इतनी बुरी हालत नहीं हो सकती, पर फिर भी हुई। क्या ये करप्शन की वजह से था? क्या ये इनकॉम्पिटेंस की वजह से था? एनरॉन ने एक कल्चर बना दिया था टैलेंटेड स्टूडेंट्स को हायर करने का। इसने उन स्टूडेंट्स को फिक्स माइंडसेट डेवलप होने दिया। वो नई चीजें नहीं सीख पाए। एनरॉन की थिंकिंग ये थी कि आपको सक्सेस के लिए टैलेंट माइंडसेट चाहिए, और सच ये है कि इस तरह की सोच के साथ आप मार्केट में आगे नहीं बढ़ सकते। फिक्स्ड माइंडसेट लीडर्स इन एक्शन। वॉरेन बेनिस लीडरशिप गुरु, जिन्होंने दुनिया के ग्रेटेस्ट लीडर्स को स्टडी किया। इनमें से हर एक लीडर में उन्होंने देखा कि कुछ बातें हैं जो इन सब लोगों में हैं। वो लोग खुद को प्रूव करने की कोशिश नहीं करते। वो तो बस वो करते हैं जिसे वो प्यार करते हैं अपने काम से, और इसी बात ने उनकी कंपनी को टॉप पर पहुंचाया। ली लाखों का ऐसे नहीं थे। वो एक फिक्स माइंडसेट वाले पर्सन थे। हेनरी फोर्ड जूनियर के लिए काम करते थे। वो अपने आप को हेनरी फोर्ड के सक्सेसर की तरह देखते थे। बट एक दिन हेनरी फोर्ड ने उन्हें फायर कर दिया। उनका फिक्स माइंडसेट ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था। उनका माइंडसेट उनको ये बता रहा था कि वो इतने भी सुपीरियर नहीं हैं, अदरवाइज कोई उनको फायर ही क्यों करता। एक दिन उनकी वाइफ ने उनसे कहा, हेनरी फोर्ड से फायर किए जाने के बाद भी तुम पहले से बेहतर हो चुके हो। तुम अमीर हो, तुम फेमस हो, और तुम इन्फ्लुएंशियल भी। तो अब उन्होंने तय किया कि वो किसी और कंपनी को ज्वाइन करेंगे। उन्होंने क्राइसलर मोटर्स को ज्वाइन किया, जो उस टाइम बुरे दौर से गुजर रही थी। उनको सीईओ बनाया गया। उन्होंने जल्दी से नए और सही लोगों को हायर किया, नए मॉडल्स इंट्रोड्यूस किए और क्राइसलर को फिर से सक्सेसफुल बनाया। और उन्होंने खुद को ध्यान में रखते हुए एक बुक लिखी, टुडे आई एम अ हीरो। कुछ वक्त बाद क्राइसलर फिर से मुसीबत में पड़ गई। लाखों का फिक्स माइंडसेट खुद को प्रूव करने में लगा रहा। उन्होंने अपना टाइम और कंपनी का पैसा अपनी पब्लिक इमेज को बेहतर बनाने में लगाया। उन्होंने वॉल स्ट्रीट को इंप्रेस करने के लिए और क्राइसलर मोटर्स के स्टॉक्स के प्राइस बढ़ाने के लिए काफी पैसा खर्च किया, जो पैसा नई कार्स के मैन्युफैक्चरिंग पर खर्च होना चाहिए था। वो बस अपनी सीईओ की पोस्ट से बचना चाहते थे, ताकि वो दुनिया को ये प्रूव कर सके कि वो एक लूजर नहीं थे। फाइनली जब कंपनी को बचने की कुछ उम्मीद बची थी, तब बोर्ड ने लाखों को बाहर कर दिया। उनके बाद जो सीईओ आया, उसने कंपनी को बेहतर चलाया। फिक्स माइंडसेट ये सब कर सकता है। ये कंपनीज को बर्बाद कर सकता है अगर उनका लीडर एक फिक्स माइंडसेट पर्सन है। ग्रोथ माइंडसेट लीडर्स इन एक्शन। जब जैक वेल्च ने 1980 में जनरल इलेक्ट्रिक की सीईओ की पोस्ट संभाली, तब कंपनी की वैल्यूएशन $14 बिलियन थी। 20 साल बाद ये वैल्यूएशन बढ़कर $490 बिलियन की हो गई। ये कंपनी वर्ल्ड की सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन गई। फॉर्च्यून मैगजीन ने उनके बारे में कहा, मोस्ट एडमायर्ड स्टडीड सीईओ ऑफ हिज टाइम। बट ऑथर ने उनके बारे में कुछ और अच्छा पढ़ा न्यूयॉर्क टाइम्स की मैगजीन में, जिसे स्टीव बेनेट ने लिखा था। मैंने एम्प्लॉयज के साथ कैसे बिहेव किया जाता है, ये जैक वेल्च से सीखा है अपनी जीई के टेन्योर के दौरान। जैक वेल्च खुद एम्प्लॉयज के पास जाते थे ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है। जैक वेल्च का शेड्यूल पैक रहता था। उन्हें कई सारे काम रहते थे, बट उन्होंने लको का की तरह नहीं किया। उन्होंने कभी भी वर्कर से बात करना और उनमें इम्प्रूवमेंट करना नहीं छोड़ा। जैक वेल्च का भी किसी वक्त फिक्स माइंडसेट था। 1971 में जब उनका नाम प्रमोशन के लिए कंसीडर किया गया, जीई के एचआर ने कहा, जैक वेल्च एक एरोगेंट पर्सन है, क्रिटिसिज्म एक्सेप्ट नहीं करते हैं, अपने टैलेंट के ऊपर काफी डिपेंड है और हार्ड वर्किंग नहीं है, जो कि अच्छे साइन नहीं है। फॉर्चुनेटली जब जब सक्सेस उनके सर चढ़ी, उन्होंने इसको एक वेकअप कॉल की तरह लिया। उनके एक्सपीरियंस से उन्होंने सीखा कि वो एक गाइड हैं, ना कि एक जज। उन्होंने रियलाइज किया कि लोगों को कंपनी से बाहर करना सही नहीं है। उनकी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करके उनको ऊपर ले जाना ज्यादा जरूरी है, और उनकी इन टैक्टिक्स ने जी को आज वहां पहुंचा दिया जहां वो आज है। चैप्टर 6, माइंडसेट इन लव और नॉट। रिलेशनशिप के स्मूथ चलते रहने के बारे में आप क्या सोचते हैं? ये कभी भी स्मूथ नहीं चलती।
ये रास्ते डिसअपॉइंटमेंट्स और हार्ट ब्रेक से भरे पड़े हैं। कुछ लोग इन डिसअपॉइंटमेंट्स को दिल पर ले लेते हैं और फ्यूचर में भी सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप नहीं बना पाते। इसके लिए ऑथर ने 100 लोगों पर एक एक्सपेरिमेंट किया और उनसे अपना कोई बुरा एक्सपीरियंस शेयर करने को कहा। लोगों ने अपनी स्टोरी सुनाई। वहां पर दोनों माइंडसेट के लोग थे। जब फिक्स माइंडसेट के लोगों से पूछा गया, उनको जज फील हुआ और रिजेक्टेड भी। उनका सबसे बड़ा गोल होता है अपने एक्स लवर से बदला लेना। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोगों के लिए ये समझने के बारे में होता है कि वो माफ करते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। ऑल्दो वो भी हर्ट फील करते हैं, बट फिर भी वो इससे सीखते हैं। वो इसको एक सीख की तरह लेते हैं, क्योंकि हर रिलेशनशिप आपको कुछ सिखाती है और सही पार्टनर ढूंढने में आपकी मदद करती है। माइंडसेट्स फॉलिंग इन लव। अभी तक हमने देखा है कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि आपकी क्वालिटीज फिक्स माइंडसेट होती हैं, बट रिलेशनशिप में 3 फैक्टर्स होते हैं, आप, आपका पार्टनर और आपकी रिलेशनशिप। फिक्स माइंडसेट के लिए ये तीनों ही फैक्टर्स परफेक्टली अलाइंड होनी चाहिए। बट ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग ये मानते हैं कि आप हमेशा क्वालिटी और कैरेक्टर डेवलप कर सकते हो, खुद में, अपने पार्टनर में और अपने रिलेशनशिप में। फिक्स माइंडसेट वाले लोग 2 तरह से सोचते हैं। अगर आपको अपनी रिलेशन पर काम करना पड़े तो ये रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं है। इन लोगों के साथ एक समस्या ये है कि इनको लगता है सब चीजें ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएंगी। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स होने का वो ये मतलब लगाते हैं कि उनका पार्टनर फेथफुल नहीं है। द पार्टनर एज एनिमी। फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि जब भी रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है, वो अपने पार्टनर को दुश्मन की तरह ट्रीट करने लगते हैं। जब इनके लिए और चीजें काम नहीं कर रही होती हैं, तो वो किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते। बट जब रिलेशनशिप ठीक से काम नहीं कर रही होती है, वो अपने पार्टनर को ब्लेम करते हैं। रिमेंबर, फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के लिए किसी को माफ करना कितना मुश्किल होता है। वो लेबल फील करते हैं जब कोई उनको रिजेक्ट कर देता है, बट जब वो अपने पार्टनर को अच्छे पर्सन की तरह देखते हैं तो अपनी रिलेशनशिप में वो खुद को बुरा मानने लगते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर मेरा पार्टनर अच्छा पर्सन है तो फिर ये रिलेशनशिप शायद मेरी ही वजह से प्रॉब्लम में है। यही पेरेंट्स के केस में भी होता है। जब पेरेंट्स सपोर्टिव होते हैं फिर भी बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते, तो वो ये सोचने लगते हैं कि मेरे पेरेंट्स तो सपोर्टिव हैं, फिर भी अगर मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ तो इसमें जरूर ही मुझ में कोई कमी होगी। कंपटीशन, हु इज द ग्रेटेस्ट। रिलेशनशिप में अगर आपके पास एक फिक्स माइंडसेट है तो आप खुद को प्रूव करना चाहते हैं अपने पार्टनर के सामने। ऐसे में अपने पार्टनर के साथ कंपटीशन करने लगते हैं, कौन ज्यादा स्मार्ट है, टैलेंटेड है और लाइकेबल है। सुजैन का बॉयफ्रेंड सोचता था कि वो सबका अटेंशन ग्रैब कर लेती है हर एक पार्टी में, और वो खुद को इंफीरियर फील करता था। उन लोगों ने एक कॉन्फ्रेंस अटेंड की। वहां उन्होंने देखा कि सब लोग सुजैन को प्रेस कर रहे हैं। मार्टिन चिढ़ गया। पार्टी फिनिश होने के बाद जब ये दोनों कार में बैठे तब भी ड्राइवर ने सुजैन की ही तारीफ की। मार्टिन और चिढ़ गया। लकीली मार्टिन ज्यादा कॉम्पिटिटिव नहीं था, अदरवाइज सिचुएशन वर्स हो सकती थी। और यहाँ पर फिक्स माइंडसेट ये बात एक्सेप्ट नहीं कर पाता कि आपका पार्टनर आपसे बेहतर है। डेवलपिंग इन रिलेशनशिप्स। जब लोग रिलेशनशिप में होते हैं उनको अक्सर ऐसा पार्टनर मिलता है जो उनसे अलग होता है। वो ये सीख नहीं पाते कि डिफरेंसेस के साथ कैसे डील करना है। एक अच्छी रिलेशनशिप में लोग ऐसे स्किल्स डेवलप करते हैं, दोनों पार्टनर एक साथ ग्रो करते हैं और रिलेशनशिप बेहतर हो जाती है। चैप्टर 7, पेरेंट्स, टीचर्स एंड कोचेस, वेयर डू माइंडसेट्स कम फ्रॉम। जब पेरेंट्स से पूछा गया तो उन्होंने हमेशा ये कहा, हम अपने बच्चों को ग्रो होते हुए देखना चाहते हैं। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे जिससे उनकी स्टडी या लाइफ को नुकसान हो। बट क्या ये सच है? लेट्स सी। कई पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए कहते हैं कि उनकी क्वालिटीज परमानेंट हैं और दूसरे बच्चे ब्रिलियंट हैं, पर उनका बच्चा नहीं है। दूसरी तरफ पेरेंट्स तारीफ में कहते हैं कि तुम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हो और हम इससे खुश हैं। यहीं से वो फिक्स माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं। टीचर्स और कोचेस भी सेम वे में स्टूडेंट्स को ट्रीट करते हैं। पेरेंट्स एंड टीचर्स, मैसेजेस अबाउट सक्सेस एंड फेलियर। तुमने ये सब जल्दी सीख लिया, तुम बहुत स्मार्ट हो, तुम बहुत टैलेंटेड हो, तुमने अच्छा कर दिखाया इतना कम पढ़ने के बाद भी। क्या ये मैसेजेस सपोर्टिव नहीं है? बिल्कुल हैं, बट जरा इसकी दूसरी साइड भी देखिए। अगर मैं कोई और चीज जल्दी से सीख नहीं पाता, इसका मतलब मैं स्मार्ट नहीं हूँ। अगले किसी टेस्ट में अगर मैं हार्डवर्क से अच्छे मार्क्स नहीं लाता हूँ तो मैं टैलेंटेड नहीं हूँ। ऐसे सपोर्टिव मैसेजेस भी बच्चों को फिक्स माइंडसेट की तरफ ढकेल देते हैं और वो टैलेंट के साथ और भी ज्यादा ऑब्सेस हो जाते हैं। रीअश्योरिंग चिल्ड्रन। कैसे बच्चे को किसी टेस्ट या परफॉर्मेंस के पहले सिक्योर फील करवाया जाए। बच्चों को उनके टैलेंट के बारे में रीअश्योर करना बैकफायर कर सकता है। वो इस बात से डरेंगे कि कहीं वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए तो लोग उनको लेस टैलेंटेड समझेंगे। अक्सर पेरेंट्स कहते हैं, देखो तुम स्मार्ट हो इसलिए फिक्र करना बंद करो, तुम्हें पता है तुम अच्छा परफॉर्म करोगे। वो सपोर्टिव हैं बट साथ ही साथ डिस्ट्रक्टिव भी। क्या ये एक तरीका हो सकता है? हर कोई हमको जज करेगा बट हम नहीं करेंगे। हमें खुशी है कि तुमने सीखा और तुम अभी भी सीख रहे हो। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मोर अबाउट फेलियर मैसेजेस। हमने ये कई बार सुना है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म, बट क्या हम सच में कंस्ट्रक्टिवली क्रिटिसाइज करते हैं? कंस्ट्रक्टिव मींस किसी बच्चे की हेल्प करना, किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, एक बेटर पर्सन बनने में। यहाँ 2 एग्जाम्पल हैं। बेटे, मुझे बहुत बुरा लगता है जब तुम अपना काम फिनिश नहीं करते। तुम कब तक ये काम फिनिश कर लोगे?
या फिर बेटे क्या कुछ ऐसा है जिसे समझने में मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? क्या तुम चाहते हो तुम्हारा असाइनमेंट समझने में मैं तुम्हारी हेल्प करूँ? आपने देखा कि किस तरह कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म किया जा सकता है, और एज अ पेरेंट और एज अ ह्यूमन बीइंग हमें यही करना चाहिए। माइंडसेट कैन बी अ लाइफ एंड डेथ मैटर। पेरेंट्स अपने बच्चे का हमेशा भला चाहते हैं, बट कभी कभी इनको मुसीबत में भी डाल देते हैं। यहाँ एक स्टोरी है सुजैन की। उसके पेरेंट्स चाहते थे कि उनकी लड़की हार्वर्ड बिजनेस स्कूल जाए, बट सुजैन को साइंस में इंटरेस्ट था और उसके पेरेंट्स के प्रेशर की वजह से वो डिप्रेशन में चली गई। इस वजह से कभी कभी उसकी ग्रेड्स A+ आ जाती, पर कभी कभी F ही रह जाती। ऐसी सिचुएशन बच्चों को सुसाइड टेंडेंसी की तरफ भी ले जाती हैं। व्हाट मेक्स अ ग्रेट टीचर और पेरेंट? कई टीचर्स सोचते हैं कि अपने पढ़ाने के स्टैंडर्ड को लो करके वो स्टूडेंट्स को बेहतर समझा सकते हैं और इससे स्टूडेंट्स को सक्सेसफुल फील होगा, बट ये चीज काम नहीं करती है। स्टैंडर्ड लोअर करके आप सिर्फ कम एजुकेटेड स्टूडेंट्स बना रहे होते हैं। अच्छे टीचर विश्वास करते हैं ग्रोथ में और वो लर्निंग के बारे में सोचकर रोमांचित होते हैं और स्टूडेंट्स में भी यही माइंडसेट डेवलप करते हैं। चैप्टर 8 चेंजिंग माइंडसेट अ वर्कशॉप, द नेचर ऑफ चेंज। जब ऑथर अपनी फर्स्ट ग्रेड में थी, उसकी फैमिली नए टाउन में मूव कर गई। वहां के स्टूडेंट्स और माहौल ऑथर से अनफेमिलियर थे। स्टूडेंट्स उनसे काफी आगे थे। टीचर्स आई और उनसे एक लेटर लिखने को कहा। सब स्टूडेंट्स ने लेटर लिखे, बट ऑथर को पता नहीं था कि क्या करना है। अपने फिक्स माइंडसेट के चलते वो पूछ भी नहीं सकी। बाद में उन्होंने रियलाइज किया कि उन्हें टीचर से पूछना चाहिए था। आपको ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करना ही होगा। इसके लिए आपको हेल्प के लिए पूछना ही पड़ेगा। हो सकता है स्टार्टिंग में आपका माइंडसेट फिक्स हो, पर जैसे जैसे आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं, ये आपके फिक्स माइंडसेट को ओवरलैप कर लेता है। माइंडसेट गो फर्दर। एक फिक्स माइंडसेट अपने ही स्टैंडर्ड्स बना लेता है जो पूरी तरह जजिंग के ऊपर बेस होते हैं। लाइक इसका मतलब मैं एक लूजर हूँ, इसका मतलब मैं तुमसे एक बेटर पर्सन हूँ, एटसेट्रा। ऑथर ने ऑब्जर्व किया कि फिक्स माइंडसेट वाले लोग किसी सिचुएशन को ज्यादा इवैल्यूएट करते हैं। कुछ अच्छा होना उनके लिए एक पॉजिटिव लेबल होता है और कुछ बुरा होना एक नेगेटिव लेबल। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग लगातार देखते हैं कि क्या हो रहा है, बट वो जज नहीं करते हैं खुद को या किसी और को। वो भी सेंसिटिव होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव इंफॉर्मेशन के लिए, बट वो इन एक्सपीरियंसेस को कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं, एक बिल्डिंग ब्लॉक के जैसे मैं क्या सीख सकता हूँ इस सिचुएशन से, मैं कैसे इंप्रूव कर सकता हूँ। अ माइंड वर्कशॉप। अभी ऐसा वक्त चल रहा है जब स्टूडेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। कई लोग अपने ब्रेन को एक मिस्ट्री की तरह देखते हैं। उनको ये पता नहीं होता कि ये कैसे काम करता है। कई लोग ये सोचते हैं कि लोग या तो स्मार्ट पैदा होते हैं या एवरेज या फिर डम पैदा होते हैं और पूरी लाइफ ऐसे ही रहते हैं। बट नई रिसर्च से ये शो हुआ है कि ब्रेन एक मसल की तरह होता है। जितना आप इसको यूज करते हैं उतना ये मजबूत होता चला जाता है और ये साइंटिफिकली भी प्रूव हो चुका है। जितना आप सीखते हैं उतना आप बढ़ते हैं। जितना आप इसे चैलेंज करते हैं सीखने के लिए, उतने ही ब्रेन सेल ज्यादा बन जाते हैं। जो टास्क आपको किसी टाइम पर टफ लग रहे होते हैं, वो टास्क अब इजी लगने लगते हैं। पीपल हु डोंट वांट टू चेंज। एंटाइटलमेंट। फिक्स माइंडसेट वाले लोग सोचते हैं कि वो सही हैं, दुनिया को बदलना चाहिए, ना कि उन्हें। वो एक बेटर जॉब, एक बेटर घर, एक बेहतर पार्टनर होना अपना हक समझते हैं। वो ये मानते हैं कि दुनिया को उनकी वर्ड समझकर उन्हें अकॉर्डिंगली सब कुछ दे देना चाहिए। द डिलेमा। आप सोचते हैं मैं यहाँ ये लो लेवल की जॉब कर रहा हूँ, मैं ये काम करना डिजर्व नहीं करता हूँ, मैं हायर पोस्ट पे होना डिजर्व करता हूँ। आपके बॉस सोचते हैं कि आपका एटीट्यूड सही नहीं है। जब उन्हें किसी हेल्प और रिस्पॉन्सिबिलिटी की जरूरत होती है तब वो आपकी तरफ नहीं देखते हैं। जब प्रमोशन देने का वक्त आता है वो आपको नहीं देते हैं। द रिएक्शन ऑफ टू माइंडसेट। वो मुझसे डरता है, आप कड़वाहट में कहते हैं, क्योंकि आपका फिक्स माइंडसेट आपसे ये सब कहता है। आपके दिमाग में लोगों को आपके टैलेंट को पहचानना चाहिए और आपको रिवॉर्ड देना चाहिए, बट जब वो ये नहीं करते हैं तो आप इसको अनफेयर बताते हो। बट जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, आप नए तरीके से सोचने लगते हैं। आप सोचने लगते हैं कि कुछ स्टेप्स को अपनाकर सिचुएशन को अपने फेवर में किया जा सकता है। आप हार्डवर्क करना कंसीडर करते हैं और लोगों के साथ ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, तो आप अपने बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं और एक अच्छा प्रमोशन भी पा सकते हैं। आप इस बात में यकीन करने लगते हैं कि कुछ लोग आगे होते हैं क्योंकि वो अपने काम के लिए कमिटेड होते हैं और एफर्ट्स लगाते हैं। थोड़ा थोड़ा एफर्ट लगाकर वो सिचुएशन को अपने फेवर में ही कर लेते हैं। थैंक यू गाइज। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस वीडियो से बहुत कुछ सीखकर अपने आसपास के लोगों को, अपने आसपास की सिचुएशन को चेंज कर पाएंगे, वो भी सिर्फ अपने माइंडसेट को चेंज करके। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इमीडिएटली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें।